हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटीज़ और ये 100 डेज सीरीज़ चल रही है जिसमें यूपीपीसीएस फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही आरओ और स्टेट सर्विसेज के जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में जो भी प्रश्न आएंगे पॉलिटी से रिलेटेड वो सभी आप लोग करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। ये जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं, नोट्स जो बनाए गए हैं, साथ ही घटना चक्र के नोट्स से भी इसमें पॉइंट्स लिए गए हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट आपका एक पैकेज है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो सारे ही क्वेश्चन यहीं से कवर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो नोट्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक का नाम है संविधान के अनुच्छेद। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स और हर आर्टिकल के क्या महत्व होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। लास्ट के लेक्चर को मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ आपके लिए। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्सेस, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स लिए गए हैं, साथ ही जो पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सभी पार्ट्स हम लोग देखेंगे। फर्स्टली सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट है, अधिकांश भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसके बाद आता है ब्रिटेन से लिया गया था संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, साथ ही 2 सदन वाली प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, सदनीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख यानी कि रिट्स। ठीक है, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए थे। इसके बाद अमेरिका से लिया गया था प्रियम्बल का आइडिया, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने के उपबंध। इसके बाद आयरलैंड से लिए गए थे डीपीएसपी, साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से लिए गए थे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरल सिस्टम, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, तो यहाँ पे ये जो गवर्नर की नियुक्ति होती है ये कनाडा से लिया गया था। साथ ही हाई कोर्ट पर परामर्शी न्याय नियंत्रण, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट नहीं, रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं वो केंद्र में निहित है, अवशिष्ट शक्तियाँ। इसके साथ ही सदन के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट अभी मैंने कहा था, ये सभी व्यवस्था जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया है, साथ ही प्रियम्बल की लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट ये भी है, ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे नहीं गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था, साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सभी जो जस्टिस प्रोवाइड किए जाते हैं ये यूएसएसआर से, सोवियत संघ, रशिया से लिए गए हैं। इसके बाद आता है फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, ये सभी फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सभी जो है ये जर्मनी से लिया गया है। फिर आता है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 25 भाग हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है पार्ट 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 2, नागरिकता। पार्ट 3, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 आता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर आता है 4A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 और इसके साथ एक अल्फ़ाबेट लगा है A, ये मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद आता है पार्ट 5 जो कि संघ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपके प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में, साथ ही पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें दी हुई है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। फिर आता है पार्ट 6 जो कि स्टेट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, उनके बारे में, साथ ही हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें पार्ट 6 में दिए हुए हैं। पार्ट 7 कैंसिल हो गया था। इसके बारे में जो जानकारी है इससे रिलेटेड वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। सो पार्ट 7 हमें नहीं जानना है। फिर पार्ट 8 है जो कि संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट 9 इज़ रिलेटेड टू पंचायत। पार्ट 9A इज़ रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका। पार्ट 9B इज़ रिलेटेड टू सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद आता है 10, पार्ट 10 इज़ रिलेटेड टू अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। पार्ट 10 याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको हर 5 टर्म्स याद करना है। ठीक है। हर 5 के ग्रुप में डिवाइड करके जितने भी टोटल पार्ट्स हैं उनको याद करना है। तो 5 तक हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ नेक्स्ट 5 जो आता है यानी कि आपका 10, पार्ट 10 तक इसको याद करना है। उसके बाद पार्ट 11 आता है संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध, इंटर स्टेट काउंसिल रिलेशन। पार्ट 12 रिलेटेड टू वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इससे रिलेटेड है। पार्ट 13 रिलेटेड है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से। पार्ट 14 रिलेटेड है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। 14A इम्पॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, अधिकरण। पार्ट 15 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन से रिलेटेड है। ये सभी पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पार्ट 16 कुछ स्पेशल उपबंध हैं इसमें। पार्ट 17 में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 18 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इमरजेंसी के प्रोविज़न दिए हुए हैं। फिर पार्ट 19 इज मिसलिनियस, इसमें कुछ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स आते हैं। फिर पार्ट 20 ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड, संविधान के संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं। पार्ट 20 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है पार्ट 21, कुछ इसमें टेम्पररी, अस्थायी, संक्रमणकालीन और कुछ विशेष उपबंध। फिर लास्ट आता है हमारा पार्ट 22 जिसमें कुछ संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, हिंदी में प्राधिकृत पाठ दिए गए हैं, साथ ही निरसन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। पार्ट्स याद करते हैं हम लोग आर्टिकल्स के साथ ही। तो आर्टिकल्स अगर आपको पता हो यहाँ से यहाँ तक के आर्टिकल कौन से भाग में दिए हुए हैं तो याद करना आसान हो जाता है। लास्ट के लेक्चर में आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया सभी पार्ट्स के बारे में और हर पार्ट में कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ये जो पूरा एक रेंज है आर्टिकल्स का, ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया हुआ है। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो आप लोग कम्प्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है ये 9 दिसंबर 2020 का डेटा है और यहाँ की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 465 अनुच्छेद जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है। बट जो इनका क्रमांक है, क्रमांक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 395 ही हैं। जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे उतने ही हैं, बट उसमें कुछ A, B, C पार्ट करके बना दिया गया है और कंप्लीट अगर आर्टिकल्स देखे जाएं तो 465 हैं अकॉर्डिंग टू घटना चक्र। ठीक है। बट अगर आप लोग इसको गूगल करेंगे या फिर और अदर सोर्सेस से देखेंगे जो भी वेबसाइट्स में दिए रहते हैं तो उसमें 448 मिलेगा। ठीक है। तो नियर अबाउट हम लोग याद कर सकते हैं कि 450 के अबाउट जो है वो टोटल आर्टिकल्स हैं। बट ये टोटल देखा जाए तो 395 है, इसको A, B, C करके ऐड कर दिया गया है नए आर्टिकल्स इसमें। ठीक है। तो इसके साथ क, ख, ग आदि लगा के जोड़ा गया है इन अनुच्छेदों के साथ। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। ठीक है। तो पहले ओरिजिनली 22 हुआ करती थी, फिर इसमें भी कुछ A, B, C ऐड कर दिया गया है और टोटल जो है, टोटल पार्ट्स जो हैं वो बढ़कर 25 हो गए हैं। ठीक है। संविधान के मूल पाठ की अगर बात की जाए तो उसमें 22 भाग थे,
395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अभी ये जो अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स, ये 8 से बढ़कर 12 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, साथ ही पार्ट्स में भी चेंजेस हुए हैं और शेड्यूल में भी चेंजेस हुए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमुख अनुच्छेदों से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, टोटल 395 तो हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ जिसमें कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बस हमें वो याद करना है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद फर्स्ट। इसमें संघ का नाम दिया है और राज्य क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे इंडिया को कई सारे स्टेट्स का एक यूनियन बताया गया है और ये सभी स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मतलब इंडिया को छोड़ के कोई भी कंट्री जो है वो अलग से अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है जिसमें कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल फर्स्ट है हमारा। फिर आता है आर्टिकल सेकंड, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सभी राज्य जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे कि गोवा इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, पहले ये पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में आता था। तो ये जब इंडिया में शामिल हुआ तो इसमें आर्टिकल 2 का यूज़ किया गया था, जिससे जो गोवा है वो इंडिया का पार्ट बनाया गया था। इसके साथ ही बांग्लादेश के कुछ हिस्से या फिर किसी भी दूसरे देश के जो हिस्से हैं, जब वो भारत में मिलाए जाते हैं तो संविधान के आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्टिकल 2 और 3 में हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करके बताऊंगी कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो इंडिया है, इंडिया के ही किसी स्टेट के में नए राज्य का, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो वो सभी राज्य जो इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि यूपी राज्य हुआ करता था कंप्लीट 2000 में, यूपी से ही डिवाइड करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश एक स्टेट हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो थी वो आर्टिकल 3 के सहयोग से बन पाई हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी स्टेट को डिवाइड करके नए स्टेट बनाना, साथ ही जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, या फिर कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो नाम में परिवर्तन होते हैं या फिर क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन होते हैं, ये आर्टिकल 3 से किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 का डिफरेंस ये है कि कभी भी दूसरे देश के किसी हिस्से को अपने देश में का हिस्सा बनाना है तो हम लोग आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। मतलब कि अपने देश की बाउंड्री के बाहर की किसी एरिया को अपने देश में इंक्लूड करना है तो हम लोग आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल 3 का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब अपने ही देश के किसी राज्य का नाम बदलना हो या फिर उसकी बाउंड्री परिवर्तित करना हो या फिर उसी राज्य को डिवाइड करना हो। ठीक है, या फिर 2 और अन्य राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, तब हम लोग आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी जो हैं ये हमारा पार्ट फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सेकंड, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पे बस आप अनुच्छेद 5 जान लीजिए कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्लॉज होंगे वो आर्टिकल 5 में दिए हुए हैं। डिटेल से हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। सारे आर्टिकल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सिटीजनशिप वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे बस अनुच्छेद 5 हम लोग समझ चुके हैं कि नागरिकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश में कहा जाता है। ये सभी पार्ट 3 के पार्ट हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल
राइट्स, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सभी अनुच्छेद जो हैं, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड हैं वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जो भी एग्जाम से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन करता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और बर्थ प्लेस, ठीक है। ये सभी आता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में आता है डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उससे रिलेटेड आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये है अनुच्छेद 16 में, ठीक है। इसी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल आपने रिसेंट में देखा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इसी के सब क्लॉज में कुछ चेंज करके नए आर्टिकल्स या फिर नया जो क्लॉज बनाया गया था EWS रिजर्वेशन का, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत करता है, एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल्स का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी के नाम के सामने डॉक्टर लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाउड है कि आप डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल उपाधि आपको मिली है वो लगा सकते हैं। साथ ही जो भी सेना के द्वारा उपाधियाँ दी जाती है, कर्नल, एडमिरल, ये सभी उपाधियाँ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे टाइटल्स का एंड कर दिया गया है, जैसे कुछ टाइटल्स जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाते थे, जैसे सर या नाइटहुड, इस तरह के टाइटल्स जो थे ये भारत ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियाँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार को एज अ पुरस्कार लिया जाएगा। इसके साथ जो उपाधि मिलती है जैसे पद्मश्री या भारत रत्न, इसको उपाधि की तरह भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में एक वाद है, इसमें ऐसा कहा गया है। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अक्सर इसमें अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेबसाइट्स में अलग चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पे ये याद रखना है हमें कि ये भी टाइटल्स जो हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, ये भी हम लोग एज अ टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये पुरस्कार है, ठीक है। ये सभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। इससे रिलेटेड कुछ अधिकारों का संरक्षण किया जाता है आर्टिकल 19 के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आर्टिकल 20, 19, 20, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे आर्टिकल जो मैंने आपको बताए हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होते हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद इसी का सब क्लॉज है आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A के द्वारा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बाद आता है अनुच्छेद 23 जिसमें मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 जिसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 24। इसके बाद आता है आर्टिकल 25 जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में हमें प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म तथा उसके मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 के द्वारा।
फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है, माइनॉरिटीज़ के बारे में इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 32 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, रेमेडीज़ के बारे में बात की गई है, रिट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एंड होता है हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 4 डीपीएसपी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में बात कही गई है। फिर इसी का 39A आता है जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल दिया गया है। फिर है आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, ऑर्गेनाइजेशन टू विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इसके बाद आता है आर्टिकल 43B जो कि सहकारी समितियों का संवर्धन करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 44, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल 44। फिर आता है 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बिलो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 6 बिलो जो बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 48A जो कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसी में आता है आर्टिकल 48 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। फिर है आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात कही गई है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इससे पहले 49 भी आता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जो सभी नेशनल इम्पोर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे इंडिया में, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का एक प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है। ये सभी जो हैं वो डीपीएसपी का पार्ट थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा 51A जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 52 जो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। तो 52 यहाँ पे रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आता है आर्टिकल 55, इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कही गई है, ठीक है। तो 55 इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 57 जिसमें एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की बात की गई है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 58 जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान मतलब ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 60 में। फिर आता है आर्टिकल 61 जिसमें राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 61। फिर आता है आर्टिकल 63 जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 63 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है आर्टिकल 64 जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल 64 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 66 आता है जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ
वाइस प्रेसिडेंट की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 66 में। फिर है आर्टिकल 70 जिसमें अन्य आकस्मिक इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 70 पे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 72 जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें आता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन को पार्डन करना, उसको जो भी दिया गया है पनिशमेंट उसको सस्पेंड करना, रेमिट करना और कम्यूट करना। ठीक है, ये सभी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग राष्ट्रपति का सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं वो किस ग्राउंड्स पे दी जाती हैं और साथ ही कौन से प्रावधान में, जैसे कि यहाँ पे सस्पेंड करना, रेमिट करना क्या है, कम्यूट करना क्या है, ये सभी जो पावर्स का डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 73 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। ठीक है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल 74 विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की बात कही गई है। ठीक है, तो फॉर द एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू बी अपॉइंटेड। इसके बाद आता है अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होगी। इसके बाद राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 76 जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 76 इसको याद कर लीजिए, ये भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 76, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। इसके बाद आता है आर्टिकल 79 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है 79 में। आर्टिकल 80 ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 83 जिसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में दिखाया गया है। इससे रिलेटेड जो भी राज्यसभा से रिलेटेड जो भी क्लॉज हैं वो 83 में दिए हैं। 84 में संसद की सदस्यता के से रिलेटेड क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो 84, 83 में राज्यसभा और संसद की सदस्यता के बारे में बात कही गई है। इसके बाद 85 में आता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, तो सेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा 100 आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 जो कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 108 जो कि जॉइंट सिटिंग से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से रिलेटेड है। कौन से ग्राउंड्स पे ये जो जॉइंट सिटिंग है ये बुलाई जाती है, ये सभी दिए गए हैं आर्टिकल 108 में। ठीक है, तो 108 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट सिटिंग इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, आंसर होगा आपका आर्टिकल 108। नेक्स्ट है आर्टिकल 109 जो कि मनी बिल के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा, ये 110 में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 110 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मनी बिल की बात कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। ठीक है, इसी को बजट कहा जाता है। डायरेक्टली बजट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे दिखाया गया है हमारे आर्टिकल 112 में। ठीक है, तो 112 इज रिलेटेड टू बजट, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर आता है आर्टिकल 114 जो कि अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 117
वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 122, जो कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 122 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123 123, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है जब भी सेशन ना चल रहा हो पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 124, जो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 124 में। फिर आता है 129, जिसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 129 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 124 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको काफ़ी आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी और थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आज का सेशन, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस अगर कभी भी इस तरह का मिलता है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो वो सभी सॉल्व अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये सभी याद करने होंगे, ये सभी आर्टिकल्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड मत करिए। जो भी आर्टिकल्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं इनको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 137, जो कि रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ रिव्यू की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ ही आर्टिकल 143, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रेसिडेंट परामर्श लेना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ पे ले सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 148, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक